हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। इकोनॉमी स्पेशल बैच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है, इकोनॉमी स्पेशल बैच में हमारा ये प्रयास है कि इकोनॉमी से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी टॉपिक सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वह यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम हो, उनमें इकोनॉमी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को, उन सभी टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास हम हमारे इस बैच में कर रहे हैं। और ये बैच YouTube पर आपको मीमांसा क्लासेस YouTube चैनल पर पूर्णतः फ्री, पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है पॉपुलेशन या जनसंख्या के बारे में। देखिए, जनसंख्या का जो अध्ययन किया जाता है वो दो परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में, ज्योग्राफी में हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, और दूसरा हम इकोनॉमिक्स में भी जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में जो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है वह मुख्यतः इस पर फोकस करते हुए किया जाता है कि जनसंख्या के इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो हमारा मुख्य जो फोकस रहेगा वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम जनसंख्या को देखेंगे, इकोनॉमी की दृष्टि से हम जनसंख्या का टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो पॉपुलेशन या जनसंख्या का टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन या जनसंख्या क्या होती है, और जनसंख्या या जनगणना कौन सी संस्था के द्वारा कब कब की जाती है। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करेंगे कि जनसंख्या का जो वितरण है वो भारत में किस प्रकार का है। उसके बाद हम जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसके बारे में बात करेंगे, और इस वृद्धि दर के पैटर्न्स क्या हैं, प्रारूप क्या हैं, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जनसंख्या घनत्व के बाद हम सेक्स रेशो या लिंगानुपात की बात करेंगे, और लिंगानुपात के साथ हम लिटरेसी रेट या साक्षरता की दर की भी बात करने वाले हैं, क्योंकि साक्षरता की जो दर है उसका अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की वृद्धि दर से सीधा संबंध रहता है। किस प्रकार का संबंध रहता है आगे हम क्लास में जानने वाले हैं। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी, रूरल और अर्बन क्षेत्र की जनसंख्या में किस प्रकार का अंतर है ये भी हम देखेंगे। और डेमोग्राफिक डिविडेंड या जननांकीय लाभांश क्या होता है इसके बारे में भी हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। जनसंख्या या जनगणना क्या होती है उसके इंट्रोडक्शन या एक संक्षिप्त परिचय के बारे में यदि हम बात करें तो जनगणना, जो पहली जनगणना भारत में हुई थी वो 1872 में हुई थी, जिसको लॉर्ड मेयो द्वारा करवाया गया था। ठीक है, लेकिन रेगुलर रूप से या सतत रूप से जो जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ था वो 1881 से प्रारंभ हुआ था, जो कि किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड रिपन ने। तो प्रश्न यदि इस प्रकार का आता है कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी, तो वो 1872 में हुई थी। करवाई किसके द्वारा थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा। लेकिन रेगुलर रूप से, स्थायी रूप से भारत में जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन द्वारा ये करवाई जाती है। और तब से हर 10 वर्ष में भारत में क्या होती है? जनगणना करवाई जाती है। 2011 में लास्ट जनगणना, जो अंतिम जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, और वो जनगणना 15वीं जनगणना थी। जो पहली जनगणना 1881 में हुई थी उससे लेके 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। और 2011 की जो जनगणना थी उसमें एक विशेष बात ये देखी गई थी कि यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये था, यानी सामाजिक आर्थिक जनगणना ये कहलाई थी। सामाजिक और आर्थिक आंकड़े भी जनसंख्या के संदर्भ में इकट्ठे किए गए थे, इसलिए इस जनगणना को, 2011 की जनगणना को सामाजिक आर्थिक जनगणना के नाम से भी जाना गया था। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% निवास करता है 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार। अब हम बात करेंगे कि वितरण किस प्रकार से है। वितरण का पैटर्न देख के हम ये पता लगा पाएंगे कि किस कारण से क्या होता है, जनसंख्या किसी स्थान पर अधिक और किसी स्थान पर कम हो सकती है। कुछ आर्थिक कारक होते हैं, चूंकि हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जनगणना को देख रहे हैं, जनसंख्या को देख रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण किसी स्थान पर जनसंख्या अधिक हो जाती है और किसी स्थान पर जनसंख्या का वितरण कम होता है। तो भारत में मैदानी जो क्षेत्र हैं वहां पर जनसंख्या सर्वाधिक है, उससे कम जो जनसंख्या है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, और सबसे कम जनसंख्या का जो वितरण है वो कोस्टल एरिया या हम कह सकते हैं तटीय क्षेत्र में है। तो यहां हम देख सकते हैं
कि प्लेन या मैदानी जो भाग है वो उपजाऊ है, आर्थिक गतिविधियां वहां पर ज्यादा होती हैं, तो हम सीधा जोड़ सकते हैं कि जिस भाग में, देश के जिस भाग में आर्थिक गतिविधियां अधिक होती हैं वहां जनसंख्या भी अधिक निवास करती है, जनसंख्या घनत्व भी वहां अधिक होता है। राज्यों के क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो यूपी की है, उसके बाद में महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसके बाद बिहार और उसके बाद में पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। सबसे कम जनसंख्या वाले स्टेट की यदि हम बात करें तो सिक्किम ऐसा स्टेट है, सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो दिल्ली की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम जनसंख्या जिस यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश की है वो है लक्षद्वीप। तो ये बात करी जनसंख्या के वितरण की। और पूरी जो जनसंख्या है, कुल जो जनसंख्या है उसमें मेल और फीमेल का प्रतिशत यदि देखा जाए, यानी कि नर और मादा का यदि प्रतिशत देखे जाए, पुरुष और महिला का प्रतिशत देखा जाए, तो पुरुषों की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या में 51.47% है, जबकि महिलाओं की 48.53% है। कहने का तात्पर्य है पुरुषों की जनसंख्या भारत में महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं उसके बाद वृद्धि दर के बारे में कि किस दर से भारत में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या जो बढ़ रही है भारत में 17.6% की दर से बढ़ रही है, अर्थात प्रति 10 वर्ष में, हर 10 वर्ष में भारत में जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ रही है? प्रति 10 वर्ष में भारत में जनसंख्या 17.6% बढ़ रही है। वृद्धि दर की यदि हम बात करें, स्टेट्स का क्रम देखें, राज्यों का क्रम देखें, तो सबसे अधिक जो वृद्धि दर जनसंख्या की देखी गई है वो मेघालय में 2011 की जनसंख्या के अनुसार, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में बिहार में वृद्धि दर का नंबर आता है। सबसे कम जो वृद्धि दर देखी गई है वो है नागालैंड में। तो सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय में, सबसे कम वृद्धि दर नागालैंड में। तो यहां आपको एक पैटर्न देखने पड़ता है कि मेघालय और नागालैंड दोनों ही 7 सिस्टर्स का हिस्सा हैं, जो कि भारत की 7 सिस्टर कहलाती हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं। लेकिन एक राज्य में आप मेघालय में जहां देखेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है, जबकि दूसरे 7 सिस्टर वाले राज्य नागालैंड में आप देखेंगे कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो सबसे कम यहां दिखाई देती है। बात करें यूटीज के क्रम की या केंद्र शासित प्रदेशों के क्रम की कि किस में वृद्धि दर ज्यादा और किस में कम है, तो सर्वाधिक जो वृद्धि दर जिस केंद्र शासित प्रदेश में हमें देखने को मिलती है 2011 की जनसंख्या के अनुसार वो है दादर नागर हवेली, जबकि सबसे कम जो जनसंख्या की वृद्धि दर हमें जिस यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलती है वो है लक्षद्वीप। तो ये बात करी हमने वृद्धि दर के बारे में। आगे चलते हैं। ये जो वृद्धि दर है इसके कुछ पैटर्न विभिन्न समय काल में रहे हैं। तो हम यहां देखने वाले हैं कि विभिन्न कालों में भारत की वृद्धि दर किस प्रकार की रही है। विभिन्न कालों में, विभिन्न कालखंडों में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस काल अवधि की, वो है 1901 से लेके 1921 का पीरियड। 1901 से लेके 1921 के पीरियड को यदि हम देखें तो भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो क्या रही थी? कम वृद्धि दर रही। उसके कारणों की यदि हम बात करें कि कम वृद्धि दर क्यों रहती है, तो 1901 से लेके 21 तक का जो काल था उसमें जो जन्म दर थी वो तो अधिक थी। जन्म दर क्या थी? अधिक थी। तो आप कहेंगे जन्म दर अधिक है तो वृद्धि दर भी क्या होनी चाहिए? जनसंख्या की अधिक होनी चाहिए। लेकिन अधिक क्यों नहीं रही? जन्म दर से ज्यादा क्या रही? मृत्यु दर और भी क्या रही? अधिक रही। तो जितने जन्म हुए उससे ज्यादा क्या हुई? मृत्यु दर रही। यही कारण था कि 1901 से 21 के पीरियड में जो जनसंख्या की वृद्धि दर रही वो कम रही। उसके बाद आता है 1951 से लेके 1921 से लेके 1951 तक का पीरियड, और यहां जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसमें स्थिरता आ जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग क्या होती है? रुक जाती है। कारण क्या था? जो हाई बर्थ रेट थी वो क्या हो जाती है? जन्म दर अब क्या हो जाती है? विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएं और टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होने लग जाती है लोगों को 1921 से 51 के बीच में। तो जो जन्म दर थी वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है, और जो मोर्टिलिटी रेट है वो अभी भी क्या बनी रहती है? मृत्यु दर अभी भी क्या बनी रहती है? अधिक बनी रहती है, जिसके कारण जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक होने के कारण जनसंख्या में एक स्थिरता आ जाती है।
उसके बाद आता है पीरियड 1951 से लेके 1981 का, और 1951 से 81 भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार द्वारा ध्यान दिया गया, टीकाकरण के विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए, जिससे जो जन्म दर है वो क्या हो गई, जन्म दर तो क्या हो गई, स्थिर रही, लेकिन जो मृत्यु दर है वो क्या हो गई, बहुत कम हो गई। मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई। और मृत्यु दर कम हो जाने के कारण जनसंख्या में क्या होता है, तेजी से वृद्धि होती है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ, जिससे क्या हो गई, जन्म दर, जिससे मृत्यु दर क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई। और जन्म दर क्या रही, कांस्टेंट रही, स्थिर रही। जन्म दर के स्थिर और मृत्यु दर के कम हो जाने के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हमें देखने को मिलती है 1951 से 1981 के पीरियड में। बात करें 1981 से 2011 के पीरियड की, तो इस दौरान जनसंख्या में जो वृद्धि दर होती है वो क्या होती है, नीचे की ओर आती है, कम होती जाती है। और कम होने का जो कारण था वो ये था कि जन्म दर में जो स्थिरता थी वो अब क्या हो जाती है, जन्म दर तो हो जाती है कम, और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, कम। तो जन्म दर कम होने के कारण भी जनसंख्या की वृद्धि रुकती है, और मृत्यु दर कम होने के कारण क्या होता है, मृत्यु दर जो कम होती है उसके कारण इन दोनों का जो परिणाम होता है वो किस में देखने को मिलती है, 1981 से 2011 के पीरियड में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो घटी हुई हमें क्या दिखाई देती है। उसके बाद 1961 से 71 तक के अवधि की यदि हम बात करें तो उस दौरान हम देखेंगे कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो सर्वाधिक होती है। और सर्वाधिक होने का कारण क्या है, मृत्यु दर का क्या हो जाना, कम हो जाना। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है, मृत्यु दर बिल्कुल कम हो जाती है, और इसी कारण यहां पर हमें मैक्सिमम 1961 से 71 के इस दौरान हमें अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है। 1911 से लेके 21 तक का जो पीरियड था वो ऐसा पीरियड था जब भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक रूप से वृद्धि होती। ऋणात्मक का तात्पर्य है इस दशक में पिछले दशक की अपेक्षा क्या होती है, वृद्धि दर कम हो जाती है, अर्थात नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है। कौन से दशक में, 1911 से 21 के दशक में। इसीलिए 1921 का जो वर्ष है उसे पहला डिवाइडिंग ईयर, प्रथम विभाजक वर्ष कहा जाता है। और इसी प्रकार 1951 के बाद में क्या हुआ था, फास्ट ग्रोथ जनसंख्या में देखने को मिली थी। तो पहला विभाजक ईयर कब था, 1921, जब जनसंख्या की वृद्धि दर कम हुई। उसके बाद दूसरा विभाजक जो वर्ष था वो था 1951, जब तेजी से वृद्धि हमें जनसंख्या में देखने को मिलती है। तो ये दो विभाजक वर्ष भारत की जनसंख्या के संदर्भ में हमने देखे। अब हम बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की, जो है जनसंख्या घनत्व। तो ये देखते हैं जनसंख्या घनत्व जो है वो पहले तो हम देखेंगे होता क्या है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है प्रति किलोमीटर स्क्वायर में, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है उसमें रहने वाले, क्षेत्र में रहने वाले लोग, 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वही क्या कहलाता है, जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार संपूर्ण भारत के लिए जो जनसंख्या का घनत्व है वो कितना है, 382 है। जबकि यदि हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्रम की बात करें तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 11,320, अर्थात दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर 11,320 लोग रहते हैं। भारत के जनसंख्या जो औसत घनत्व है संपूर्ण भारत के लिए उससे बहुत अधिक। बिहार में ये 1106 है। उसके बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, और उसके बाद केरला का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करें तो राज्यों में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। जबकि यूटी या केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो अंडमान निकोबार का हमें दिखाई देता है। तो ये बात करी 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की। अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो या लिंगानुपात की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात की जो गणना की जाती है अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से की जाती है। भारत में जो लिंगानुपात की गणना की जाती है वो इस फॉर्मूला के आधार पर की जाती है। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फीमेल, यानी नंबर ऑफ फीमेल प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वही क्या कहलाता है, भारत में लिंगानुपात कहलाता है। और भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943। राज्यों की रैंकिंग की बात करें, राज्यों के क्रम की बात करें तो लिंगानुपात जो सर्वाधिक है वो है केरला का,
वहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। जबकि दूसरा जो नंबर आता है वो तमिलनाडु का आता है, तीसरा आंध्र प्रदेश का आता है, और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा का है, जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चाइल्ड सेक्स रेशो की। ये हमने बात करी ओवरऑल जितने भी महिला और पुरुष हैं उनको लेते हुए किसकी बात करी, सेक्स रेशो लिंगानुपात की बात करी। और चाइल्ड सेक्स रेशो के अंतर्गत हम 0 से 6 वर्ष आयु के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष आयु के अंतर्गत कितने पुरुष और कितने महिला हैं इसकी बात करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि 0 से 6 वर्ष तक जो लिंगानुपात है, जिसे हम चाइल्ड सेक्स रेशो कहते हैं, बाल लिंगानुपात के नाम से ये जाना जाता है। और बाल लिंगानुपात के मामले में जो बाजी मारता है जो स्टेट वो है अरुणाचल प्रदेश। अर्थात बाल लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में कहां पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में। जबकि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात हमें बाल लिंगानुपात में भी देखने को मिलता है। और संपूर्ण भारत के लिए बाल लिंगानुपात की बात करें तो वो कितना है, 919। ओवरऑल सभी उम्र के लोगों को शामिल किया जाए तो लिंगानुपात कितना है, 943। जबकि 0 से 6 वर्ष की आयु के अंतर्गत लिंगानुपात को देखते हैं तो वो भारत के लिए कितना है, 919। आगे चलते हैं, लिटरेसी रेट या साक्षरता दर की बात करते हैं। और साक्षरता दर का तात्पर्य है प्रति 100 लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। 100 लोगों में कितने लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, कितने लोग साक्षर हैं, उसी को क्या कहा जाता है, साक्षरता की दर कहा जाता है। भारत के संदर्भ में ओवरऑल जो साक्षरता की दर है, संपूर्ण देश के लिए साक्षरता की दर कितनी है, 73% है। केवल पुरुषों के लिए साक्षरता की दर 80.90% है, जबकि महिलाओं के लिए साक्षरता की दर 64.6% है। तो यहाँ एक चिंताजनक स्थिति हमें देखने को मिलती है कि जो पुरुषों की साक्षरता की दर है वो महिलाओं की साक्षरता की दर से कहीं अधिक हमें दिखाई देती है। रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिस राज्य में साक्षरता की दर है वो है केरला, उसके बाद दूसरा नंबर आता है मिजोरम का, तीसरा नंबर गोवा, और सबसे कम साक्षरता की जो दर है वो बिहार में पाई जाती है। यूटीज या केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता की दर है वो कहाँ है, लक्षद्वीप में। जबकि सबसे कम साक्षरता की जो दर है वो कहाँ है, दादर नागर हवेली में है। तो ये बात करी साक्षरता दर की। अब हम हमारा जो अंतिम टॉपिक है डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। जननांकीय लाभांश क्या होता है, जननांकीय लाभांश, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जननांकीय लाभांश का तात्पर्य है जनसंख्या का वह भाग, जनसंख्या का वह भाग जो अर्थव्यवस्था को लाभ प्रदान करता है। और अर्थव्यवस्था को लाभ प्रदान कौन सा भाग करेगा जनसंख्या का, ऐसा भाग जो किसी उत्पादक गतिविधि में जुड़ा हुआ होगा। और उत्पादक गतिविधि में कौन सा, जनसंख्या का कौन सा भाग जुड़ा हुआ हो सकता है, ऐसे लोग जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष के बीच में है। 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं, कोई उत्पादक गतिविधि में रत हो सकते हैं, उत्पादक गतिविधि में भाग ले सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो ये जो जनसंख्या है जो कि 15 से 59 वर्ष के बीच में आती है वो जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या या वर्किंग एज पॉपुलेशन कहलाती है। और भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि भारत की 63% आबादी क्या है, वर्किंग एज में है, यानी कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष के बीच में है। यानी कि 15 से 59 वर्ष के बीच में होने का तात्पर्य है ये जनसंख्या 63% जनसंख्या किसी न किसी उत्पादक गतिविधि को अंजाम दे सकती है। ठीक है, और ये 63% होने से क्या होगा, 63% जनसंख्या तो क्या है, खुद कार्य करने में सक्षम है, तो बाकी जनसंख्या कितनी बची, 37%। तो ये जो 37% बाकी की जनसंख्या है ये क्या है, निर्भर है किस पर, इस 63 पर। तो जैसे जैसे ये कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जाता है वैसे वैसे डिपेंडेंसी रेट या हम कह सकते हैं जो निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत है वो घटता जाता है। तो भारत के लिए अच्छी स्थिति है, निर्भर जो जनसंख्या है वो कम है जबकि कार्यशील जनसंख्या अधिक है। साथ ही साथ भारत में जो
TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का तात्पर्य है जो महिला अपने जीवन काल में क्या देती है, कितने बच्चों को जन्म देती है। एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, कितने शिशुओं को जन्म देती है, वही क्या कहलाती है, TFR या टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाती है। और भारत के लिए ये टोटल फर्टिलिटी रेट भी क्या हो रही है, घटती जा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसी तरह मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, या इसे हम कह सकते हैं मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर मतलब प्रसव के दौरान कितनी मृत्यु, प्रति 1000 प्रसव पे कितनी मृत्यु हो जाती है, वो क्या कहलाती है, मातृत्व मृत्यु दर कहलाती है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का तात्पर्य है कितने जीवित जन्मों पर कितने की जो शिशु जन्म लेते हैं उनमें से कितने शिशु मर जाते हैं प्रति 100 शिशुओं पर, वो क्या कहलाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाती है। और भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो रही है, घटती जा रही है, जो कि एक अच्छे संकेत हमें देखने को मिलते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे प्रजनन क्षमता भी कहा जाता है, और इसका तात्पर्य है कितने शिशुओं को अपने जीवन काल में औसत रूप से महिला द्वारा जन्म दिया जाता है, वो क्या कहलाती है, TFR कहलाती है। मातृत्व मृत्यु दर मैंने आपको बताया 1 लाख जो जन्म होते हैं उन 1 लाख प्रसव के दौरान 1 लाख प्रसव में से कितने प्रसव में महिला की मृत्यु हो जाती है, वो क्या कहलाती है, MMR मातृत्व मृत्यु दर। पिछली स्लाइड में मैंने प्रति 1000 गलती से आपको बोल दिया था, तो प्रति 1000 नहीं, प्रति 1 लाख क्या होता है, प्रति 1 लाख प्रसव में से कितने प्रसव में महिला की मृत्यु हो जाती है, वो क्या कहलाता है, मातृत्व मृत्यु दर या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। अगला है IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। और इस शिशु मृत्यु दर का तात्पर्य है नंबर ऑफ इन्फेंट डाई बिफोर एज ऑफ 1 ईयर, यानी ऐसे शिशु जो क्या होते हैं 1 वर्ष के होने से पूर्व क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो सभी के सभी शिशु, उनकी जो संख्या है वो क्या कहलाती है, प्रति 1000 पे, यानी प्रति 1000 शिशुओं में से कितने ऐसे शिशु हैं जो 1 साल के होने से पहले मर गए, वो क्या कहलाते हैं, इन्फेंट, वो संख्या क्या कहलाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। तो ये हमने बात करी आज की क्लास में पॉपुलेशन या जनसंख्या के बारे में, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की दृष्टि से हमने जनसंख्या की बात की। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।